गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आनंद। आज हम एक नया सीरीज का स्टार्टिंग कर रहे हैं जो ट्वेल्थ एग्ज़ाम पर बेस्ड होगा, जो कि मई में कंडक्ट होने वाला है। और ये पूरा फिजिक्स को कंप्लीट करेगा। जो भी एग्ज़ाम में 1 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं, ये वन वर्ड टाइप क्वेश्चन होगा और ये मल्टी वर्ड टाइप क्वेश्चन होगा। ये एग्ज़ाम में बहुत क्रिटिकल रोल अदा करते हैं। एग्ज़ाम में ये देखने में भले आपको छोटा लगे, पर इनका बहुत नीड है एग्ज़ाम में, और क्वेश्चन को टैकल करने में ये बहुत क्रिटिकल रोल निभाते हैं। सो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। ये ट्वेल्थ फिजिक्स बेस्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से लिया गया टॉपिक है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। नाउ लेट्स गो। Who was the first to assign the positive and negative sign to a charge? कौन सा साइंटिस्ट था जो बताया था कि चार्ज का पॉजिटिव और नेगेटिव नेचर का होता है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये बताया था कि चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव नेचर का होता है। नाउ मूव ऑन सेकंड क्वेश्चन। अ ग्लास रॉड इज रब विथ सिल्क, व्हाट टाइप ऑफ चार्ज डू ग्लास एंड सिल्क एक्वायर? जब हम ग्लास रॉड को सिल्क से रब करते हैं तो ग्लास रॉड पर कौन सा चार्ज आता है और सिल्क पर कौन सा चार्ज आता है? ग्लास रॉड एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क एक्वायर नेगेटिव चार्ज। ये देखिए बोर्ड में आया हुआ है, इसीलिए ये प्रीवियस बोर्ड में जितना भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा वो सारे बोर्ड में आ चुके हैं, और आने वाला एग्जाम में आने का संभावना ज़्यादा है। कोविड-19 के चलते ये इस बार क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं रहेगा, सिंपल रहेगा। लेकिन सिंपल में भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तो रहेगा ही। सो हम लोग यहाँ पे वन वर्ड क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे। नाउ मूव ऑन थर्ड नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इबोनॉइट रोड व्हेन इट रब विथ कैट स्किन? इबोनॉइट रोड एक रबर का रॉड होता है, उसको कैट स्किन से जब हम रब करेंगे तब कौन सा चार्ज जनरेट होगा रबर पे और कैट स्किन पे? चलिए हम लोग देखते हैं इसका आंसर। नाउ सेकेंड पीडीएफ। नेगेटिव चार्ज, इबोनॉइट रॉड पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम? हीलियम एटम पे कितना चार्ज होता है? हीलियम एटम ऑफ न्यूक्लियस कंटेन 2 पॉजिटिव चार्ज, सो वी मल्टीप्लाई 2 इंटू and the 2 into magnitude of charge. 2 into magnitude of charge give a result 3.5 into 10 to the power minus 19 coulomb. Now move on question number 5. Two charges q1 q2 separated by a small distance satisfying the equation. What does it tell us about the charges? ये क्वेश्चन में दो चार्ज दिया गया है और बोला गया है कि ये दोनों कुछ डिस्टेंस से स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड है और इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, बट अपोजिट इन साइन है। अपोजिट इन साइन की वजह से ये कैंसिल कर दे रहे हैं और रिजल्टेंट इनका 0 आ रहा है। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। डिफाइन 1 कूलम ऑफ चार्ज। डिफाइन 1 कूलम ऑफ चार्ज। थोड़ा ब्राइटनेस इंक्रीज कर लेते हैं। डिफाइन 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज is that charge which repel equal and similar charge placed and distance 1 meter from it in vacuum or air. 1 कूलम चार्ज उसको कहेंगे हम जो रिपल्सन जनरेट करता हो और वैसा चार्ज में रिपल्सन हो, इसका मैग्नीट्यूड सेम हो और डिस्टेंस 1 मीटर पर रखा हो और अलग अलग मीडियम में हो, या तो वो वैक्यूम में हो या एयर में हो। तब जब जितना उस पर फोर्स लगेगा 9 इंटू 10 टू पावर 9, उसको हम लोग 1 कूलम बोलेंगे। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एलिमेंट्री चार्ज कंसिडर्ड इन नेचर?
मैग्नीट्यूड ऑफ एलिमेंट्री चार्ज मतलब सिंगल चार्ज का कितना मैग्नीट्यूड होता है, तो E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। व्हाट इज द लिस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अवेलेबल इन फ्री स्टेट, 1.6 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। व्हाट इज द क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटिजाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, क्वांटिजाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये देखिए कितना बार एग्जाम में आ चुका है। A charge body has a charge q equal to integral multiple of elementary electronic configuration E, that is q equal to plus ne। आप लोगों ने पहले भी पढ़ लिया होगा क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, लेकिन मैं फिर डिफाइन कर देता हूँ। ये सिंपल चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेस चार्ज होता है। कितना क्वांटिजाइज मतलब कि हम चार्ज को सिंपली ऐड कर सकते हैं, सिंपली सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं टोटल चार्ज निकालने के लिए, और कितना टोटल उसमें क्वांटिजाइजेशन ऑफ चार्ज है, इससे हम फॉर्मूला से हेल्प से निकाल सकते हैं। नाउ मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 11। इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, व्हाट डू यू मीन इट। इलेक्ट्रिक चार्ज एडिटिव नेचर का होता है, इसका मीन है कि टोटल चार्ज हम लोग सम करके निकाल सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 12 पे देखिए CBSE 2003 और झारखंड बोर्ड में भी पूछा गया है। नाउ नेम टू बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, टू बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बताना है। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व, आइसोलेटेड सिस्टम का इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व रहता है। और इलेक्ट्रिक चार्ज इन क्वांटिजाइज इन नेचर, क्वांटिजाइज मतलब जनरेट होता है, जनरेट किया जा सकता है कोई मास में। व्हाट इज द मीन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज द टोटल एनर्जी इन एन एसोसिएटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब कंजर्व, किसी सिस्टम में चार्ज है तो कंजर्व है, उससे बोले कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। कैन ए चार्ज बॉडी अट्रैक्ट ए अनचार्ज बॉडी, क्या चार्ज बॉडी है अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर सकता है। यस, अट्रैक्ट कर सकता है ड्यू टू इंडक्शन और पोलराइजेशन, पोलराइजेशन और इंडक्शन के मदद से एक चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर सकता है। एक ग्लास रॉड, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क, विल इट मास इन इंक्रीज और डिक्रीज। अगर ग्लास रॉड को हम लोग रब करेंगे सिल्क से, इसका मास इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, उसका मास डिक्रीज होगा। बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ ग्लास रॉड हैड लॉस्ट सम इलेक्ट्रॉन टू द सिल्क क्लॉथ ऑन रबिंग। जब रब करने पर वो अपना इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा और मास उसका चेंज होगा। अब स्टेट कूलम लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलम लॉ का यहाँ डिफिनेशन है, ये देखिए झारखंड 2006 कूलम लॉ। ऐसा ही क्वेश्चन इस बार मई एग्जाम 2021 में आ सकता है, क्योंकि कोविड-19 के चलते नॉर्मल क्वेश्चन ही जनरली पूछा जाएगा इस बार के एग्जाम में, इसीलिए इस सब क्वेश्चन पर आप लोग थोड़ा ध्यान देके पढ़िएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेज at a rate is directly proportional to the product of the magnitude of charge and inversely proportional to the square of the distance between them। ये सिंपली कूलम लॉ का डिफिनेशन है। कूलम लॉ का क्वेश्चन नंबर 19 मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ कूलम लॉ, यही सब आएगा इस बार, आने का संभावना इस सब ज़्यादा है, चलिए देख लीजिएगा इन लोग को। अब क्वेश्चन नंबर 20 आते हैं। इन कूलम लॉ ऑन व्हाट फैक्टर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट के डिपेंड, कूलम लॉ पे के किस पर डिपेंड करता है। इट, अब आंसर देखते हैं। इट डिपेंड अपॉन द सिस्टम ऑफ यूनिट यूज्ड एंड आल्सो ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल बिटवीन द चार्ज। सिस्टम ऑफ यूनिट यूज्ड, किस किस पर सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज हुआ है, और नेचर ऑफ द मीडियम, नेचर ऑफ द मीडियम क्या है, दो चार्ज के बीच में। अब हम लोग आते हैं 21 पे। नेम द बैलेंस यूज्ड बाय कूलम्ब टू मेजर द फोर्स बिटवीन टू चार्ज मेटेलिक स्पेयर। टू चार्ज मेटेलिक स्पेयर है, उन लोग दोनों के बीच में फोर्स को मेजर करने के लिए टोरिजन बैलेंस का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। हियर क्वेश्चन नंबर 22 शो दैट द कूलम फोर्स फॉर्मूला एंड आस्क दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द के इन फ्री स्पेस। सो वी कैन रीड इन प्रीवियस डेज that k equal to 1/4 pi epsilon,
1/4 पाई एप्सिलॉन इज इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर पर कूलम। अब क्या कूलम लॉ, क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 पे आते हैं, क्या कूलम लॉ न्यूटन लॉ को फॉलो करता है? यस, कूलम लॉ ऑलवेज फॉलो न्यूटन लॉ। यहाँ पर एग्जांपल देख लीजिए, F12 अगर इस डायरेक्शन में देखना है, F12 एक डायरेक्शन में रेफरेंस ले लीजिए, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही उतना ही फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये कूलम लॉ को फॉलो करता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द 1/4 पाई एप्सिलॉन? ये जनरल वैल्यू है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। और आगे इस पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर जो भी होगा, समथिंग कट गया है, चलिए देखते क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर मीटर। किससे निकलेगा? ये फॉर्मूला से आपका निकल जाएगा, कूलम लॉ के हेल्प से, ये फॉर्मूला से आपका निकल जाएगा कूलम लॉ के मदद से। अब चलते हैं आगे, हम लोग नीचे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 से अबाउट दैट व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ द एप्सिलॉन? एप्सिलॉन का डायमेंशन फार्मूला फिर वही है, इससे निकल जाएगा आपका कूलम लॉ के हेल्प से डायमेंशन फार्मूला। ये सब ध्यान रखना है, एग्जाम में सब पूछ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। अब 27 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। डिफाइन इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है मीडियम का? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द कूलम फोर्सेस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस इन द वैक्यूम ऑफ द कूलम फोर्सेस बिटवीन द सेम चार्ज प्लेस इन द मीडियम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम उसे कहते हैं कि जब मीडियम का वैल्यू अलग अलग हो, जैसे कि एयर में और वाटर में मीडियम का वैल्यू अलग है और एयर में अलग है, तो जो उससे वेरिएशन होगा कूलम फोर्सेस में, उसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, कितना वेरिएशन हुआ। हाउ डज द परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम रिलेटेड टू द रिलेटिव परमिटिविटी? परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम को हम लोग कैसे रिलेटिव परमिटिविटी से रिलेट कर सकते हैं? तो ये फॉर्मूला है जिससे हम लोग रिलेट करते हैं, देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। व्हाट इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम हुज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज के? अब देखिए यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का भी वैल्यू दिया हुआ है और आपसे परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम पूछ दिया। परमिटिविटी ऑफ मीडियम निकालने का ही तरीका है, ये फॉर्मूला है आपका एप्सिलॉन डॉट के, परमिटिविटी ऑफ मीडियम निकल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 30 भी रिपीटेड है। अब सेकंड आता है, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ द लार्ज वैल्यू ऑफ के फॉर वाटर? अब के जब ज़्यादा होगा या कम होगा, रेलेवेंस क्या है, क्या उसका इंपॉर्टेंट है कि डिफर करता है। व्हेन सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन वाटर, जब सब्सटेंस को हम वाटर में प्लेस करेंगे, द बाइंडिंग फोर्स बिटवीन द आयंस ऑफ सब्सटेंस बिकम 1/18 टाइम्स ऑफ द फोर्स बिटवीन द आयंस इन एयर। बाइंडिंग फोर्स जो होता है एयर में कोई सब्सटेंस का, जब उसको हम वाटर में रखेंगे तो 1/80 टाइम्स ऑफ बाइंडिंग फोर्स ऑफ एयर का हो जाएगा। यहाँ सिंपल कहने का मतलब है, जस्ट लाइक एफ बाइंडिंग फोर्स ऑफ एट एयर इज इक्वल टू 1/80 टाइम्स ऑफ बाइंडिंग फोर्स इन वाटर, सिंपली W। सॉरी, इट्स माई मिस्टेक, आई थिंक it is now F W equal to binding force of water is equal to 1/80 times of binding force of air. Now it's okay. Now move on, question number 32. Force between 2 point charge electric charge kept at a distance d apart in air. If these charge are kept at the same distance in water, how does the force between them? अगर हम लोग एक मीडियम एयर को लेते हैं, दूसरा वाटर को लेते हैं, तो फोर्स का वेरिएशन क्या होगा, ये हम लोग फॉर्मूला से निकालते हैं। एफ डॉट के, एफ डैश इक्वल टू एफ बाई के। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन नंबर 33। हाउ डज द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम विच आर केप्ट इंक्रीज? अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इंक्रीज करेंगे तो क्या वेरिएशन होगा फोर्स पर? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, देयरफॉर द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस विल बी डिक्रीज इफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इज इंक्रीज। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम अगर बढ़ाएंगे तो फोर्स है सो डिक्रीज होगा।
Now move on, question number 34. Electrostatic force between two charges is called the central force. Why? It act along the line joining the center of the charges. So it's called central force. ये एक ये जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब लगता है तो एक लाइन की तरह लगता है, और दोनों जब लाइन पे लगता है तो दोनों सेम मैग्नीट्यूड का सेंटर पर आके एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, इसीलिए इसको कहते हैं सेंट्रल फोर्स. So thanks student. Now we learn later. Now we learn later. हम आगे पढ़ेंगे. बस हो गया. और हमारा, अगर हम आप लोग चाहते हैं कि हम ऐसा ही वीडियो लाते रहें एग्ज़ाम तक 4 मई तक, तो आप मुझे सपोर्ट करें, लाइक एंड शेयर करें हमारे वीडियो को, तब मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं शायद और ये अच्छा अच्छा क्वेश्चन ला पाऊँगा, अगर ये आप हम सपोर्ट करेंगे तब.